हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है CIC। अच्छा, CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग है। इस केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, क्या चीज़ें केंद्रीय सूचना आयोग के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। सबसे पहले किस प्रकार से इसका गठन होता है, किस प्रकार से इसके लिए आपके नियम हैं, अधिनियम नियम बनते हैं, संशोधित होते हैं, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। फिर इसके अंतर्गत अपन धाराओं के माध्यम से पढ़ते हैं किस प्रकार की इसकी संरचना है, किस प्रकार के इसके कार्य हैं, किस प्रकार की ये शक्तियाँ हैं और क्या इसकी आपके प्रोसीडिंग रहती हैं, प्रक्रिया रहती हैं। सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले नोट्स क्रेडिट जाता है सिरेमिक एकेडमी के आपके प्लेटफॉर्म को, जो कि आपके ऑनलाइन माध्यम से अगर पढ़ना चाहे तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सिरेमिक एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी शानदार फैकल्टी उधर आपको मिलती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दैट एंड चलते अब हमारे टॉपिक पर चलते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले परिचय की, हिस्ट्री ऑफ CIC के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन किस प्रकार से आपके अस्तित्व में आता है उसके बारे में बात करते हैं। बात है अपने एक पारित होता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 आपके पारित होता है 15 जून 2005 को। कब होता है? 15 जून 2005 को। अच्छा, फिर है लागू कब होता है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये आपके लागू होता है 12 अक्टूबर 2005 को। पारित होता है 15 जून 2005 को और 12 अक्टूबर 2005 को होता है ये लागू। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन कब होता है? ये सूचना में आपके जो अधिकार अधिनियम में आपके संशोधन होता है वो है 2019 में आपके ये संशोधित होता है। यानी कि अपने 5 जून से कहानी स्टार्ट होती है, 5 जून से लागू होने से आपके पारित होने से और यहाँ पर लागू होने से 12 अक्टूबर, ये दोनों की तारीख आपके 2005 की रहेगी ये। फिर आपके बात आती है संशोधन की। तो संशोधन की बारी आती है तो ये आपके 2019 में होता है। 2019 में ये संशोधित होता है। साथ में आपकी सूचना का अधिकार आपके नियम है, ये नियम आपके 2012 में भी बनते हैं और 2019 में भी आपके ये नियम बनते हैं। तो ये आपके नियमों की बात रही। ये क्या है? आपके नियम की बात है। ये नियम की बात है। नियम की बात करने के बाद अब अपन बात करते हैं आयोग की अधिकारिता सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारियों पर है। तो आयोग की जो अधिकारिता है, इनका अधिकार है सभी जो केंद्रीय लोक प्राधिकारी हैं, इन प्राधिकारियों पे आपके रहने वाली हैं। आयोग को RTI अधिनियम आपके 2005 की धारा 18, 19, 20 और 25 में उल्लेखित कुछ शक्तियां और कार्य प्राप्त हैं। ये मुख्य रूप से द्वितीय अपील में आपके न्याय निर्णय रिकॉर्ड रखने के लिए निर्देश और RTI दाखिल करने में असमर्थता पर आपकी शिकायत प्राप्त करना और उसकी आपकी जांच करना, जुर्माना लगाना, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना सहित निगरानी और रिपोर्टिंग से संबंधित आयोग के निर्णय अंतिम और आपके बाध्यकारी होते हैं। तो आयोग को RTI अधिनियम 2005 की जो धाराएं हैं 18, 19, 20, 25, 18, 19, 20, 25, 18, 19, 20 और 25, 18, 19, 20, 25 दो आपके उल्लेखित कुछ शक्तियां हैं, कार्य प्राप्त हैं। ये मुख्य रूप से द्वितीय अपीलीय में न्याय निर्णय और रिकॉर्ड रखने के लिए निर्देश हैं। RTI जो दाखिल करने में जो असमर्थता पर जो शिकायत प्राप्त करता है ये करना और उसकी जांच करना और जो जुर्माना लगाना, फिर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना सहित निगरानी है, रिपोर्टिंग से संबंधित है। ठीक है ना। और आयोग के जो निर्णय होते हैं वो अंतिम होते हैं और आपके क्या है? बाध्यकारी होते हैं। अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं दृष्टिकोण की। केंद्रीय सूचना आयोग CIC की आपके सौंपे गए कार्यों का उत्तरदायी और अनुक्रियाशील पारदर्शी रूप से आपके निष्पादन करना आवश्यक है ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा आपकी कल्पित सभी हितार्थियों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए आयोग अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग को सौंपे गए जो भी कार्य होते हैं, कार्यों का उत्तरदायी
अनुक्रियाशील और पारदर्शी रूप से निष्पादन करना आवश्यक है। उन कार्यों का उत्तरदायी रूप से उनका अनुक्रियाशील और पारदर्शी रूप से निष्पादन करना बहुत आवश्यक है, ताकि क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा परिकल्पित सभी हितार्थियों की प्रभावी दक्षतापूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। उनकी सहभागिता से सुनिश्चित कब होगी? जब CIC ढंग से काम करेगा, उत्तरदायी ढंग से काम करेगा। इसलिए आयोग अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाता है, ताकि उन हितधारकों की आपके हित की बात रखी जा सके। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित सूचना तक आपके निर्बाध और सुगम्य पहुंच सुनिश्चित की जा सके और नागरिक सापेक्ष दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाना चाहिए। नागरिक सापेक्ष दृष्टिकोण के माध्यम से आपके किया जाना चाहिए। प्रमुख लक्ष्य क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 में आपके उपबंधित किसी भी नागरिक से शिकायत प्राप्त करना और उसकी क्या है, जांच करना। तो पहला आपके प्रमुख रूप से लक्ष्य हो गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 है। इस 18 में उपबंधित किसी भी आपके नागरिक से शिकायत प्राप्त करना और उसकी जांच करना। दूसरी बात, आपके RTA 2005 की धारा जो 19 है, इस 19 में उपबंधित जो आपके और उपबंधित एवं RTA नियमावली 2012 के अंतर्गत किसी भी नागरिक से द्वितीय अपील प्राप्त करना और उसका निर्णय आपके करना। तो द्वितीय जो आपकी धारा 19 के अंतर्गत उपबंधित और RTA नियमावली है जो 2012, उसके अंतर्गत किसी भी नागरिक से जो द्वितीय अपील जो प्राप्त होती है उसका निर्णय करना। तीसरी बात, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग को प्रदत्त शक्तियां प्रयोग का करना। जो आपके इन केंद्रीय सूचना आयोग को आपकी शक्तियां दी गई है, उन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 में तथा उपबंधित निगरानी करना और रिपोर्ट करना संबंधित कर्तव्यों का पालन करना। धारा 25 में यथा उपबंधित जो निगरानी करना और रिपोर्ट करना संबंधित जो कर्तव्य है उनका पालन करना इसका प्रमुख लक्ष्य रहने वाला है। ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। RTA अधिनियम 2005 की धारा 12 के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र सरकार आपके अधिकारित राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक निकाय का गठन करेगी, जिसे केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से जाना जाएगा। तो किस धारा के माध्यम से? तो धारा 12 के माध्यम से आपके इसका गठन किया जाएगा। अधिसूचना किसके द्वारा जारी करी जाएगी? केंद्र सरकार के द्वारा अधिकारित राजपत्र में अधिसूचना आपके द्वारा इस निकाय का गठन करेगी। केंद्रीय सूचना आयोग ने द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त CIC और 10 से अधिक आपके 10 से अधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त जितनी जरूरत समझे जाए से मिलकर बनेगा। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के आपके पात्रता मापदंड क्या है और नियुक्तियां प्रक्रिया क्या है, ये सारी चीजें देखते हैं। RTA अधिनियम आपके 2005 की धारा 12(3) में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, साथ में प्रधानमंत्री के द्वारा नाम निर्दिष्ट एक संघ का मंत्री होगा, यानी कि आपके जो सत्तारूढ़ जो दल होता है उसकी भी चलती है। समिति की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति की आपकी नियुक्ति करेगा। समिति की सिफारिश होगी, उसी के अनुसार आपके नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी चलेगी? सत्तारूढ़ पार्टी की चलेगी, क्योंकि उसका आपकी क्या है, दबदबा ज्यादा है। विपक्ष का नेता तो फॉर्मेलिटी के लिए बस, और वो भी किसका? लोकसभा का। RTA की आपकी 2005 की धारा 12(5) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त वे व्यक्ति होंगे जिनके पास विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या फिर प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव हो। जो जन जीवन में आपके प्रख्यात व्यक्ति हो, जो जन जीवन में प्रख्यात व्यक्ति हो, वही आपके इसके अंतर्गत होगा। RTA की 2005 की धारा 12(6) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त उस समय तक संसद का सदस्य या फिर राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा, नहीं वह कोई अन्य लाभ का पद धारित होगा, किसी राजनीतिक दल से संबंधित होगा, कोई कारोबार करेगा या फिर कोई वृत्ति करेगा। तो आपके 12(6) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त हैं या फिर कोई अन्य सूचना आयुक्त है, उस समय तक आपके संसद का सदस्य या फिर राज्य या संघ के राज्य क्षेत्र का विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, और न ही कोई अन्य लाभ का पद धारण करेगा जो कि किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित होगा, और कोई कारोबार का करेगा या फिर कोई वृत्ति करेगा। ये मामला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये नॉन एक्सेप्टेबल है। ये 12(6) कहता है। आपके केंद्रीय सूचना आयुक्त में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पदावधि और वेतन क्या रहेंगे? तो पदावधि के बारे में बात करते हैं तो मुख्य सूचना आयुक्त और या सूचना आयुक्त उस तिथि से जिसके वह अपना पद ग्रहण करते हैं उससे 3 वर्ष की अवधि के लिए आपके पद धारण करेगा।
3 वर्ष के लिए पद धारण करेगा। मूल कानून के अंतर्गत मुख्य या फिर अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। हालांकि 2019 में कानून में संशोधन करते हुए इसे केंद्र सरकार के विवेकाधीन कर दिया गया। केंद्र सरकार ने सूचना अधिकार आपके जो नियम 2019 में इसका कार्यकाल आपके 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आपकी निर्धारित कर दिया है। 3 वर्ष कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की उम्र जो भी हो। मुख्य सूचना आयुक्त आपके पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा कि नहीं होगा बात करते हैं। केंद्र आपके क्या है, अन्य सूचना आयुक्तों की पुनर्नियुक्ति संभव है या नहीं है, और ये मामला देखते हैं। तो देखो बात क्या है, सबसे पहले इसके देखो शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र कौन देता है। त्यागपत्र किसे देगा, त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को और शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है ना, तो सारा काम राष्ट्रपति के आए पे घूमेगा। हटाना क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा धारा 14 है। धारा 14 में आपके राष्ट्रपति आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के अनुसार, पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद सिद्ध कदाचार या असमता के कारण इसे हटा दिया जाएगा। बिना सुप्रीम कोर्ट के जांच के अगर वो दिवालिया हो जाए, लाभ का पद धारण कर ले, मानसिक विकृति आ जाए, शारीरिक असमता हो जाए या नैतिक असमता हो जाए, तो मामले से पद से हटा देंगे। तो ये पद के हटाने से आपके प्रावधान रहेंगे। मानवाधिकार आयोग के सदस्य के अनुसार हमने देखा, मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उनके अनुसार ही मामला है कि इन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि इनके कार्यकाल की हमने बात करी थी कि देखो जिसको अपना पद धारण करना वो 3 वर्ष की अवधि तक अपने पदभार पर करेगा। मूल कानून के अंतर्गत मुख्य या फिर अन्य आयुक्तों का कार्यकाल था 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। हालांकि जो 2019 में संशोधन हुआ उस पर केंद्र सरकार की विवेकाधीन कर दिया गया और केंद्र सरकार ने सूचना अधिकार आपके जो नियम 2019 में इसका कार्यकाल आपको कितना कर दिया, 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र। ठीक है ना। और अब मामला बात करते हैं, सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति हो सकती है क्या, नहीं, पुनर्नियुक्ति के लिए वो पात्र नहीं होगा, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। और अन्य सूचना आयुक्त हैं वो पुनर्नियुक्ति के लिए संभव है, लेकिन सदस्य और अध्यक्ष के रूप में आपके सम्मिलित वर्ष 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। 5 वर्ष, चाहे भाई आप सदस्य रहो चाहे आप भाई अध्यक्ष रहो, समेकित रूप से रहो, तो भी आपके 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्या मामला है, सदस्य और अध्यक्ष के आपके रूप में सम्मिलित कार्यकाल आपके 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा, 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ये मामला तय करके रखा है। नियुक्ति पर वर्तमान सेवा निवृत्ति होना, नियुक्ति पर आपके वर्तमान सेवा से निवृत्त होना। यथा स्थिति यदि आपके मुख्य सूचना आयुक्त हैं या फिर सूचना आयुक्त केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार की सेवा में थे, तो आपके केंद्रीय सूचना आयोग में उनकी नियुक्ति की तिथि से ही आप क्या है, निवृत्त समझा जाएगा। आप क्या रिटायर्ड माने जाओगे, तो आपको रिटायरमेंट चाहिए या फिर क्या करना है। तो ऐसे मामले में आपके मामला ये है कि आपके लगभग जो रिटायरमेंट के पास होता है उन्हीं को बनाया जाता है। तो वेतन देखिएगा, सूचना अधिकार आपके नियम 2019 द्वारा केंद्र सरकार ने निर्धारित किए गए हैं वेतन। मुख्य सूचना आयुक्त है उसको तो देंगे 2.5 लाख रुपए, अन्य वाले हैं उनको दिए जाएंगे 2.25 लाख रुपए। ठीक है ना। इस प्रकार से नियम के माध्यम से वेतन प्राप्त करेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त हैं, सूचना आयुक्त है, सूचना आयुक्त की संख्या 10 है। ठीक है ना। और इनके नीचे होंगे सचिव काम करेंगे, मुख्य आयुक्त के सचिव के नीचे आपके अपर सचिव काम करेंगे, और फिर सचिव के बीच में एक कड़ी का काम करेंगे वो है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार हैं वो बीच में कड़ी का काम करेंगे। ठीक है ना। चले, अपर सचिव के नीचे आपके काम करने वाले हैं जेएस करने वाले हैं, जेएस आपके लो करने वाले हैं। ठीक है ना। जेएस आपके M&R हो जाएंगे, जेएस P&B हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर जॉइंट आपके जो सेक्रेटरी होंगे यानी कि आपके जो संयुक्त सचिव होंगे, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पर लॉ का हो जाएगा, और यहाँ पर आपके हो जाएगा M&R हो जाएगा, मतलब आपके मॉनिटरिंग एंड आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगा। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग के अलावा यहाँ पर संयुक्त सचिव हो जाएगा P&B मतलब आपके संयुक्त सचिव हो जाएगा प्लानिंग एंड आपके बजटिंग, प्लानिंग एंड बजट। ठीक है ना। चले, तो ये मामला रहने वाला है। मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इनके साथ में आपके सूचना आयुक्त हो जाएंगे 10, उनके नीचे आपके सचिव काम करेंगे मुख्य सूचना आयुक्त के, उनके नीचे आपके अपर सचिव होंगे, अपर सचिव और आपके सचिव के बीच में कौन है, रजिस्ट्रार हैं, और अपर सचिव के नीचे आपके देखिएगा जॉइंट सेक्रेटरी में देखेंगे हमने सारी चीज़ें देखी, 4 आपके रूप से देखते हैं M&R, P&B, लॉ एंड आपके एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है ना। सूचना आयोग की शक्तियाँ और कार्य देखते हैं। शिकायतों का निपटान करना, धारा 18 के अंतर्गत।
सूचना आयोग की शक्तियां हैं और कार्य के बारे में बात करते हैं। केंद्र एवं राज्य शिकायतों का निपटान, यह 18 के अंतर्गत है। सूचना आयोग निम्नलिखित मामलों में शिकायतों प्राप्त कर सकती है। पहली, कोई जन सूचना अधिकारी पीआईओ नियुक्त नहीं किया गया हो तो। अगर कोई जन सूचना अधिकारी आपके नियुक्त नहीं है तो आपके शिकायत प्राप्त करेगा। दूसरी, पीआईओ आपके जन सूचना अधिकारी या सहायक आपके जो जन सूचना अधिकारी होता है आरटीआई की आवेदन स्वीकार करने से अस्वीकार कर दे, स्वीकार करने से अस्वीकार कर दे। आरटीआई के द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जवाब नहीं देता है। आरटीआई द्वारा निर्धारित समय सीमा है, उस निर्धारित सीमा के भीतर कोई जवाब नहीं देता है। तो आरटीआई के द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जवाब नहीं देता है। सूचना देने से मना कर देना या फिर अनुचित शुल्क मांगने पर, झूठी, अधूरी और भ्रामक जानकारी देने पर, और आपके आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत उल्लेखित आपके अभिलेख प्राप्त करने से उत्पन्न होने वाली कोई अन्य समस्या है, कोई अन्य समस्याएं हैं आरटी आपके जो अधिनियम के अंतर्गत उल्लेखित आपके अभिलेख प्राप्त करने के उत्पन्न कोई अन्य समस्या है। शक्तियाँ क्या है भाई साहब? शक्तियाँ सिविल न्यायालय के समान रहती हैं। शपथ के आपके गवाहों के बुलाना है, उनके प्रश्न करना है, तो शपथ के तहत गवाहों को बुलाना, प्रश्न करना, दस्तावेज साक्ष्य मांगना, सार्वजनिक अभिलेखों की जांच करना और सम्मन जारी करना। क्या कर सकता है? सम्मन जारी करता है, सार्वजनिक अभिलेखों की जांच करना है, दस्तावेज साक्ष्य मांगना है। सारे काम इसके सिविल न्यायालय के समान कार्य रहने वाले हैं। ठीक है ना? हमने देखा आपके शिकायतों का निपटारा करता है धारा 18 के अंतर्गत। ठीक है ना? ठीक है साहब, ठीक है ना। अपीलीय प्रक्रिया देखते हैं। दूसरा काम आपके अपीलीय प्रक्रिया 19 में, धारा 19 के तहत प्रथम अपील उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को 30 दिन के भीतर दायर की जानी चाहिए। वेद कारण उपस्थित होने पर आपके उस समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। प्रथम अपील है, अपीलीय प्रक्रिया में प्रथम अपील है जो उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को, उसी जो विभाग है उसके वरिष्ठ अधिकारी को 30 दिन के भीतर दायर की जानी चाहिए। वेद कारण उपस्थित होने पर समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। दूसरी अपील 90 दिनों के भीतर आपके सूचना आयोग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वेद कारण उपस्थित होने पर आपके समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। तीसरे पक्ष की भागीदारी देखिए, यदि मामला तीसरे पक्ष की जानकारी से संबंधित है तो उसकी बात आवश्यक रूप से सुनी जानी चाहिए। तो प्रथम अपील तो है भाई, जो विभाग से आप मांग रहे हैं सूचना, तो आप 30 दिन के भीतर आप दायर की जानी चाहिए। किससे? वरिष्ठ अधिकारियों को करो। ठीक है ना? वेद कारण हुआ तो समय सीमा बढ़ भी जाएगी। दूसरी बात, 90 दिन के भीतर आप मामला करो कि सूचना आयोग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूसरी अपील करोगे आप सूचना आयोग को। ठीक है ना? वेद कारण उपस्थित होने पर समय सीमा बढ़ सकती है। तीसरे पक्ष की भागीदारी है, तो यदि मामला तीसरे पक्ष की जानकारी से संबंधित है तो उसकी बात अवश्य सुनी जानी चाहिए। अपील में आयोग की शक्तियाँ, यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक जो प्राधिकारी है आरटीआई प्रावधानों का पालन करे और निम्नलिखित संबंध में निर्देश दे सकता है। पीआईओ की नियुक्ति के संबंध में, रिकॉर्ड रखने की संबंधी परिवर्तन में, कुछ आंकड़ों का प्रकाशन में, या फिर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण में। कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित ले लो, रिकॉर्ड के रखने संबंधी परिवर्तन देख लो, या फिर पीआईओ की आपकी नियुक्ति है, कुछ आंकड़ों का प्रकाशन है, उनके संबंधित जो निर्देश हैं ये निर्देश दे सकती हैं। शिकायतकर्ता को मुआवजा दे सकती हैं, जुर्माना लगा सकता है या फिर आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। शिकायतकर्ता को मुआवजा दे सकता है, जुर्माना लगा सकता है, गलत है तो मामला कोई, आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। उसके निर्णय, इसके निर्णय क्या है? बाध्यकारी है। किसके? आपके जो सीआईसी के आपके निर्णय होंगे जो बाध्यकारी होंगे। दंड के बारे में बात की गई है धारा 20 में। देखिएगा, पीआईओ बिना कारण बताए स्वीकार करने या फिर प्रतिक्रिया देने से मना करना, बिना कारण बताए स्वीकार करने और या फिर आपकी प्रतिक्रिया देने से मना करना, तो विलंब या फिर गुमराह करना, गलत या अधूरी जानकारी देना, जानकारी नष्ट करना या प्राप्त करने में आपकी क्या है? बाधा उत्पन्न करना, तो क्या करेंगे? जुर्माना लगाएंगे, 25,000 तक लगा सकते हैं। 250 रुपये से 25,000 तक आपके जुर्माना लगा सकते हैं। जुर्माना लगाने से पूर्व पीआईओ का सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। पीआईओ को क्या है? सुनवाई का आपके अधिकार देना चाहिए। ठीक है ना? पीआईओ पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि उसका आचरण उचित था। पीआईओ पर यह आपके सिद्ध करने का दायित्व है कि उसका आचरण उचित था, और गंभीर या फिर बार बार उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है। फिर क्या है? अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो आपकी की जा सकती है। मामला क्या है? विलंबित किए जा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, गलत अधूरी जानकारी दे रहे हैं, जानकारी नष्ट कर रहे हैं, करने में बाधा उत्पन्न दे रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसे पीआईओ बिना कारण बताए स्वीकार करने या फिर प्रतिक्रिया देने से मना करने पर, बिना कारण बताए अस्वीकार करने पर, स्वीकार नहीं अस्वीकार करने पर। देखो, रिपोर्टिंग या फिर प्रक्रिया। वार्षिक रिपोर्ट, केंद्रीय या फिर राज्य सूचना आयोग आरटीआई कार्यान्वयन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं।
केंद्रीय या फिर राज्य सूचना आयोग हैं या आरटीए कार्यान्वयन पर आपके वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं। प्रत्येक मंत्रालय या विभाग आयोग को आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराना होता है। प्रत्येक मंत्रालय विभाग आयोग को आपके आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराने होते हैं। रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल होंगे। एक, कुल प्राप्त जो आरटीए अनुरोध है ये। दूसरा, अनुरोधों की अस्वीकृति है तथा किन धाराओं के अंतर्गत इनको अस्वीकृत किया गया है वो चीज़ें। दायर अपीलें और उनके परिणाम क्या निकले। आरटीए कार्यान्वयन में सुधार के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा किए गए जो प्रयास हैं वो चीज़ें इसमें शामिल होगी। अनुशासनात्मक कार्यवाही हैं, आरटीए के तहत एकत्रित जो शुल्क हैं और साथ में आरटीए के अधिनियम में सुधार और या फिर संशोधन के लिए सुझाव हैं। क्या क्या मामला रहेंगे। रिपोर्टिंग प्रक्रिया। रिपोर्टिंग प्रक्रिया आपके धारा 45 में है। रिपोर्ट तैयार करेगी, उसमें रिपोर्ट में शामिल होना चाहिए आरटीए अनुरोध। कुल कितनी आरटीए अनुरोध है ये प्राप्त हुई, कितनी अनुशासनात्मक कार्य की गई, कितने अनुरोधों की अस्वीकृति गई और किन धाराओं के अंतर्गत की गई, और आरटीए के अंतर्गत आपने कितना धन शुल्क आप एकत्रित किया है। दायर अपीलें हैं, उनके परिणाम क्या हुए। आरटीए अधिनियम में क्या सुधार होने चाहिए, क्या संशोधन होने चाहिए, उनके सुझाव क्या हैं। आरटीए कार्यान्वयन में सुधार के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा किए गए जो प्रयास हैं ये प्रयास इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो आपने रिपोर्टिंग प्रक्रिया देखी 25 के अंतर्गत, दंड या फिर धारा जो हमने 20 के अंतर्गत देखा, और हमने अपीले प्रक्रिया 19 के अंतर्गत देखी। अपीले प्रक्रिया के अंतर्गत बाद में हमने पहले उससे शिकायतों पर निपटारा धारा 18 के अंतर्गत देखी, और सूचना आयोग की जो शक्तियाँ और कार्य केंद्र एवं राज्य के बीच में हमने देखे हैं। बात करते हैं केंद्र सूचना आयोग व राज्य सूचना आयोग के बारे में। केंद्र सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के बारे में बात करते हैं। हम मापदंड या फिर आरटीए अधिनियम धारा के अनुसार बात करेंगे। सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। स्थापना के बारे में बात करते हैं। स्थापना धारा 12। आरटीए के अधिनियम 2005 के तहत वैधानिक निकाय है। क्या है, एक वैधानिक निकाय है। केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग सीआईसी और अन्य आपके आईसीएस 10 से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। संरचना के बारे में बात करते हैं। वैधानिक निकाय है, 1 प्लस आपके 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। वर्तमान में सीआईसी प्लस आपके 2 अन्य ही हैं, तो 1 प्लस 2 ही हैं वर्तमान में तो केंद्रीय सूचना आयोग में। राज्य में देखें तो आरटीए अधिनियम 2005 की वैधानिक निकाय है, और इसमें आपके राजस्थान विशेष में देखें तो 18 अप्रैल 2006 में आपके गठित होता है। इसमें भी वही है, 1 प्लस 10 से आपके ज़्यादा सिस्टम नहीं होना चाहिए। राजस्थान में वर्तमान में 1 प्लस 3 का मामला है। 1 प्लस 3 का मामला राजस्थान में वर्तमान में है। बात करते हैं नेक्स्ट नियुक्ति की। तो धारा 12 के अंतर्गत नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं और 3 सदस्यों के चयन समिति के आधार पर होती हैं। कहाँ पर, सीआईसी में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। सीआईसी में होती हैं, उसमें प्रधानमंत्री शामिल होता है, उसमें आपको प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त केंद्रीय मंत्री होता है वो शामिल होता है, साथ में विपक्ष का नेता आपको शामिल होता है। वहीं अपन बात करें स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की, जो कि आपकी इसकी जो नियुक्ति के बारे में बात करते हैं, धारा 14 है, कौन सा है, धारा 12 में नियुक्ति के बारे में बात करता है, ठीक है सर। स्थापना बात कर ली 12 के अंतर्गत, ओके। यहाँ पर अपन बात करते हैं 3 आपके सदस्यीय चयन समिति होती है, जिसमें मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के द्वारा कैबिनेट का जो मंत्री होता है जो कि धारा 16 के अंतर्गत है, और विपक्ष का नेता भी इसमें शामिल होता है। तो कौन है यहाँ पर, राज्यपाल सर्वेसर्वा है। अब देखते हैं अपने कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। कार्यकाल के बारे में बात है धारा 13 के अंतर्गत। देखो 65 वर्ष की आयु के लिए केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित अवधि है, और पुनर्नियुक्ति के लिए आपके पात्र नहीं होंगे, लेकिन आईसी है सीआईसी के लिए पात्र होंगे। आईसी है सीआईसी के लिए पात्र होंगे। 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आपकी आयु है, जो भी पहले होगी उसके मामले में आपके कार्यकाल रहेगा सीआईसी का। 65 वर्ष की आयु के लिए आपकी केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित अवधि है, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसमें भी बात हमने देखी, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, और 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु हमने देखा। फिर हम बात करते हैं योग्यता के बारे में, जो कि धारा 13 में है। कानून, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले व्यक्ति सदस्य नहीं होंगे। कानून, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति सदस्य आपके नहीं होंगे। लाभ का पद नहीं होना चाहिए। वेतन केंद्र सरकार तय करेगी। ये मामला भाई मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, नहीं तो नहीं होना चाहिए भाई। ऐसा व्यक्ति तो चाहिए जो कानून, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञ प्राप्त व्यक्ति सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये मिस प्रिंटिंग है, नई वाला मिस प्रिंटिंग है, ठीक है ना, होना चाहिए। लाभ का पद नहीं होना चाहिए, मानता हूँ। केंद्र सरकार का तय करेगी। वेतन क्या होगा,
ये भी मानता हूँ, ठीक है ना। त्याग पत्र कौन किसको देंगे भाई, CIC के सदस्य है या फिर अध्यक्ष है वो तो देंगे राष्ट्रपति को, और यहाँ पर ये वाले हैं जो राज्यपाल को देंगे, ठीक है साहब। हटाने की प्रक्रिया धारा 14 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति CIC या फिर IC को दुर्व्यवहार सिद्ध होने के आधार पर या फिर मामले को सुप्रीम कोर्ट की संदर्भित करके हटा सकती हैं। और SIC के बारे में बात करें, SIC में आपके स्टैंड इन्फॉर्मेशन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट की भेजकर या फिर सिद्ध दुर्व्यवहार या फिर असक्षमता के आधार पर SCIC या फिर ICS को आपके हटा सकती हैं। रिपोर्ट है ये 25 के अंतर्गत। CIC अपनी केंद्रीय सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, फिर केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को आपके संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष भेजती है। जो सरकार है, केंद्र सरकार या फिर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष ये रिपोर्ट भेजती है। वहीं आपकी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है, राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट आपके प्रस्तुत करती है और राज्य सरकार रिपोर्ट को आपके राज्य विधानमंडल के समक्ष है ये रखवाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जुर्माना की। जुर्माना आपके धारा 20 के अंतर्गत दिया हुआ है, जो कि आपके सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में लोक सूचना अधिकार पर 250 रुपये से प्रतिदिन की दर से अधिकतम आपके 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। PIO पर 250 रुपये से प्रतिदिन से दर से अधिनियम से अधिकतम 25,000 तक, ठीक है ना। न्यूनतम 250 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक। अध्यक्ष के बारे में बात करें तो प्रथम अध्यक्ष है आपके यहाँ के वजाहत हबीबुल्ला। अध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्ष आपके सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के आपके वजाहत हबीबुल्ला। प्रथम महिला CIC कौन है, प्रथम महिला CIC आपके दीपक संधू प्रथम महिला CIC। वर्तमान CIC कौन है, राजकुमार गोयल, जो कि 15 दिसंबर 2025 में आए हैं। राजकुमार गोयल आपसे पूछ ले, राजकुमार गोयल कौन है, वर्तमान में CIC हैं। प्रथम कौन थे आपके वजाहत हबीबुल्ला है। और पहली महिला कौन सी बनी, पहली महिला तो आपकी दीपक संधू थी। राजस्थान में प्रथम आपके CSIC चेयरमैन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। ये थे आपके MD कोरानी 2006 में। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में जुलाई 2024 से मोहनलाल लाठर है। कौन है, मोहनलाल लाठर है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अपना राजस्थान सूचना आयोग के तथ्यात्मक जानकारी में इसकी अपनी RIC का गठन होता है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन होता है और जिसका कार्यालय आपके जयपुर में है। और इसकी RIC की एक बेंच है जो कि 2023 में जोधपुर में स्थापित की जाती है, ठीक है ना। वर्तमान में इसके आपके मोहनलाल लाठर ही हैं, SCIC, ठीक है ना। MD कोरानी है, MD कोरानी आपके प्रथम, जिनका कार्यकाल 2006 से 2011 तक रहा। सर्वाधिक कार्यकाल MD कोरानी का रहा। कोरानी का जो प्रथम अध्यक्ष थे ये। T श्रीनिवासन के बारे में बात करें जो 2011 से 15 तक थे। सदस्य और अध्यक्ष दोनों रहे थे आपके T श्रीनिवासन। फिर हमने बात करी सुरेश चौधरी की 2015 और 18 में। और फिर DB गुप्ता, देवेंद्र भूषण है जो कि आपके 2020 से 24 तक रहे। पूर्व मुख्य सचिव राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। ML लाठर हैं, ML लाठर आपके वर्तमान में 2024 से लगातार हैं। पूर्व में सदस्य भी रहे थे, राजस्थान के पूर्व DGP और राष्ट्रीय पुलिस पदक के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। तो ये थी आपकी CIC सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन राजस्थान के संदर्भ में हम पहले ही देख चुके हैं। ये पूरी कक्षा थी। 15 जून 2025 में ये पारित होता है अधिनियम और 12 अक्टूबर 2005 को लागू होता है। 2019 में इसमें आपके संशोधन होता है और 2012 और 19 में आपके सूचना में अधिकार के जो सूचना का अधिकार अधिनियम है इसमें आपके संशोधन होता है। ये तमाम बातें इसके अंतर्गत थी और ये थी पूरी कहानी केंद्रीय सूचना आयोग की। और केंद्रीय सूचना आयोग पढ़ने के बाद इस कक्षा को अब यहीं पर करते हैं कंप्लीट।
मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।